हमें एक तरह से बस ये घटना की तरह हम याद कर सकते हैं कि हाँ, एक अजीब घटना थी ये भी। और ये चीज़ हमें पुरानी बहुत यूएफओ की सारी स्टोरीज़ में यही दिक्कत मिलती है हमें, क्योंकि पहले आज की तरह नहीं होता कि हम विटनेसेस को जाके इंटरव्यू कर लें, इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें, उस जगह पे जाएं, वहाँ पे और क्या क्या हुआ था वो सब जानकारी दें, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जितना कर रखा है हम उतना ही कर सकते हैं बस। और ये एक तो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, तो एक दो ही किस्से हमारे पास होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते, तो हम उन्हीं से थोड़ी बहुत सोर्सेज पे विश्वास कर सकते हैं। वैसे भी हम एंशंट विजिटेशन की बात कर रहे हैं, जो हम अभी आगे वाले एपिसोड्स में नए नए आगे आएंगे, हम प्रेजेंट में आते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है ना यूएफओ की। तो मैं एंशियंट टाइम से लगातार ऊपर आता रहूँगा। तो अभी थोड़ी दिनों वो मतलब अगले एपिसोड में मैं थोड़ा और आगे आऊँगा हिस्ट्री में, फिर 2-3 एपिसोड बाद हम प्रेजेंट टाइम में ही आ जाएंगे। तो चलो अभी अगले इंसिडेंट की बात करते हैं। इसके अगला इंसिडेंट हुआ था रशिया के एक शहर में, रोबो ज़ियरो में। इसका नाम था रोबो ज़ियरो, और वो ये इंसिडेंट है 15 अगस्त 1663 का। उस समय का जो रशिया था ना, वो आज के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत रिमोट एरिया माना जाता था, और वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी जैसी आज हो रखी है। तो यूँ तो ये वाक़या 1663 का है, पर ये चीज़ सामने आई थी 1800 के आसपास, जब एक रिसर्चर ने सेंट साइरिल मोनेस्ट्री के एक प्रीस्ट को अपने बिशप को भेजा गया एक लेटर पढ़ा। मतलब सेंट सिरिल मोनास्ट्री का एक प्रीस्ट था, उसने अपने बिशप को, अपने धर्माध्यक्ष को एक लेटर भेजा था, और उस लेटर में इस इंसिडेंट का जिक्र कर रखा था उसने। तो अभी ये देखते हैं कि उसने क्या बता रखा था उस लेटर में। उसने ये बता रखा था कि चर्च के लोगों ने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जब चर्च में लोग इकट्ठे हो रखे थे। वो बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि आसमान में स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है, और उससे बहुत तेज़ रोशनी आ रही है, और उसे देख के ऐसा लगा जैसे वो जल रहा था। मतलब उसने आग पकड़ी हुई, ऐसी इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी, पर लोग उसे पहचान नहीं पाए कि क्या हो रहा है, वो क्या रोशनी इतनी कैसे आ रही है। और वो चीज़ धीरे धीरे नीचे आई, बहुत धीरे धीरे, कोई आवाज़ नहीं आई, बस जलता हुआ दिख रहा था लोगों को। और वो बस स्टार्टिंग में ही आवाज़ आई थी बहुत तेज़, फिर जब नीचे आई जब कोई आवाज़ नहीं आई, फिर वो लेक की तरफ चली गई। वहाँ पे आसपास कोई लेक होगी, उसकी तरफ चली गई वो, और उसका आकार कम से कम लोगों ने बताया 100 फीट से 150 फीट तक था, और उसमें से कोई रेस निकली और वो फिर वापस बादलों में चली गई। अब ये इंसिडेंट दोबारा हुआ, वो चीज़ दोबारा नीचे आई थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, और जहाँ पहले अपनी जगह से 1500 फीट दूर आके दोबारा रुकी, जहाँ पे पहले आई थी ना उससे 1500 फीट दूर आके रुकी, और फिर दोबारा उड़ गई, और फिर वो तीसरी बार भी आई दोबारा। और इस बार वो इतनी पास तक आ गई लेक के कि वहाँ पे जो फिशरमैन था वो भी साइड से बहुत जल गया, और लेक का पूरा पानी इल्यूमिनेट हो गया नीचे तक, और जो मछलियाँ थी वो भी सारी साइड में चली गई। और वो लोग ये भी बताने लगे कि उन्हें पानी के ऊपर रस्ट जैसी, रेड कलर की रस्ट जैसी परत भी तैरते हुए दिखने लगी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना मूवीज़ में कि एक ही जगह के सारे केसेस क्यों मिलते हैं, जैसे आजकल हम बोलते हैं कि सारी चीज़ें यूएसए में क्यों दिखती हैं और कहीं क्यों नहीं दिखती। तो ये भी एक तरह से एंशियंट, अगर उसमें जाए तो पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही थी। रशिया में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, हर जगह हो रही थी ये चीज़। ऑफकोर्स, और हम इस घटना को अच्छी तरह प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अपने बिशप को पागल बना रहा था नहीं। पर अगर हम रशिया की मेडिवल हिस्ट्री जानते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसी ये बहुत अजीब चीज़ होती है अपने बिशप को ना झूठा लेटर लिखना। ऐसे कोई लिखता नहीं था उस समय में, और इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता था। अब हम आते हैं 18th सेंचुरी के आसपास। अब 18th सेंचुरी का ये फ़ायदा है कि यहाँ हमारे पास ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा चीज़ों का, तो इस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा होता है। और चलो अब इन्हीं चीज़ों पे एक एक करके आते हैं 18th सेंचुरी पे। अब जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो मैं इंसिडेंट बताऊंगा यहाँ से, उनको ना मैंने अपनी साइट पे भी दे रखा है। बहुत सारे इंसिडेंट को अपनी साइट पे दे रखा है, उनका मैंने कहाँ से उन्हें पढ़ा है और ये सब। तो अगर आपको चेक करना है तो मेरी साइट पे जाके एपिसोड 3 पे क्लिक करना है, और फिर नीचे चले जाओ, और जिस इंसिडेंट की बात करूँ उस पर तुम बिब्लियोग्राफी अगर तुम्हें चेक करनी है कहाँ से लिया तो वो देख सकते हो। तो सबसे पहले इंसिडेंट पे आते हैं, बॉस्टन न्यूज़ लेटर। ये बॉस्टन न्यूज़ लेटर में उस टाइम के 17 ये है फरवरी 15 1716 की घटना है, 1700 के आसपास की। तो उस समय न्यूज़ लेटर ही होते थे, ऐसा न्यूज़पेपर टाइप नहीं होता था। तो ये बॉस्टन न्यूज़ लेटर की घटना है जिसमें रिपोर्ट छपी थी कि आइल ऑफ मैन था,
वहाँ की घटना है जिस जगह को बोलते थे आइल ऑफ मैन। और उसके मुताबिक कहीं आधे घंटे तक लोगों ने वहाँ आसमान में शिप्स देखे थे उड़ते हुए। अब अगली घटना है वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड से। यह है दिसंबर 16, 1742 की। और ये चीज़ एक बहुत पढ़े लिखे इंसान ने लिखी थी अपने जनरल में, जिसका नाम था फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस। और उसने ये लिखा कि उसे पेड़ों के पीछे एक रोशनी दिखी जलती हुई और वो जिगजैग फैशन में ऊपर उड़ गई। और उसने बताया वो कोई शिप जैसा था, जैसे उसमें कोई मतलब कोई अंदर हो उसके कोई चीज़ थी जिसमें कोई बैठे थे। चलो अब हम आते हैं 19वीं सेंचुरी में। अब यहाँ तक आते आते ना घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे अब दिखनी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लग गई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग बहुत है और इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, इसलिए अब हमें ज़्यादा ही घटनाएं मिलेंगी पहले के मुकाबले। अब 19वीं सेंचुरी में ना एक चार्ल्स फोर्ट नाम के आदमी का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएफओ फील्ड में। वो पहला इंसान था जिसने इन घटनाओं को एक नए नज़रिए से देखा और ये आइडिया लोगों को दिया कि ये घटनाएं किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का सबूत भी हो सकती हैं। वो 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जिंदा रहा और उसने बहुत सारा समय न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में पुरानी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखते हुए और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ कलेक्ट करते हुए बिताया। उसने अपने समय में रात के आसमान में कई अजीब तारों जैसी दिखने वाली जो अजीब तारे दिखते थे लोगों को, उनकी रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करी। आजकल अगर मान लो आज के समय भी अगर हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जो तारे जैसी दिखती है रात के आसमान में, पर वो चल रही होती है, वो एक जगह स्टेशनरी नहीं होती, तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं या तो ये सैटेलाइट होगी या फिर टूटता हुआ तारा होगा, अगर हमें पता ना हो। पर 19वीं सेंचुरी में कोई ऐसी सैटेलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। और उस ज़माने के लोगों को ना एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी थी, तो इतने पागल भी नहीं थे वो लोग कि उन्हें कुछ नहीं पता। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स थे और उन्हें एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी थी। मतलब जो उन्हें आसमान में रात में दिखता था उन्हें पता रहता था कि तारा कौन सा और उसके अलावा क्या चीज़ है। तो टूटते हुए तारे से तो कभी इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करते थे कि यार टूटता हुआ तारा से और वो कोई चलने वाली चीज़ से कंफ्यूज कर जाए। और टूटता हुआ तारा अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता, वो राइट और लेफ्ट और कभी कभी बैकवर्ड्स नहीं चला जाता टूटता हुआ तारा। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ उस समय दिखती तो वो उन्हें भी अजीब लगती थी। और इन्हीं चीज़ों की रिपोर्ट्स ना चार्ल्स फोर्ट ने कलेक्ट करी। और चलो अब हम उसकी कलेक्ट करी हुई इन रिपोर्ट्स पर आते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले हम आते हैं नवंबर की घटना है 1821 की, जिसमें और ये घटना रिकॉर्ड की गई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ लंदन रॉयल सोसाइटी में, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि मून की तरफ अजीब ब्राइट लाइट्स ऑब्जर्व करी गई थी। मतलब जो मून होता है ना, चांद, उसमें लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उसमें अजीब चमकने वाली चीज़ दिख रही थी लोगों को। और दूसरी घटना 1847 की एक रिपोर्ट है फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस में। इस मैगजीन का भी या जो भी ये चीज़ थी इसका पहले भी जिक्र हो चुका है, दोबारा उसी का जिक्र हो रहा है। 1847 की रिपोर्ट है फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन की, जिसमें एक आदमी को एक तारा चांद के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई दिया। मतलब वो तारा वो पहले तो चल रहा था, फिर उसने देखा कि वो चांद के ऊपर से गया। मतलब फिर उसको ये चीज़ पहले नामुमकिन लगती थी कि तारा अर्थ और चांद के बीच में से कैसे जा सकता है। तो उसने भी ये चीज़ रिपोर्ट करी अपने उस जर्नल में कि ये उसने बहुत अजीब चीज़ देखी। और वैसे भी 1847 की बात है। अब एक एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल था, उसका जो भी न्यूज़पेपर था क्या भी चीज़ थी, उसका नाम था एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल। उसकी खबर है नवंबर 25 की खबर है, 1894 ईयर है। और ये खबर लिखी है प्रोफेसर पिकरिंग ने, जो लोवेल ऑब्जर्वेटरी है, LOWELL ऑब्जर्वेटरी से कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे तारों को और इन सब को उस टाइम के टेलीस्कोप वगैरह से। और उन्होंने मार्स की तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि मार्स का जो अंधेरे वाला पार्ट है ना, जो मार्स में जो अंधेरे की तरफ है पार्ट, इस पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, वहाँ पे भी कुछ चमकती हुई चीज़ें दिख रही थी उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे लाइट है। तो ये तो हो गई फोर्ट की वैसी घटना है जो आसमान में। और फोर्ट ने ना कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र कर रखा है जो समुद्र में होने वाली घटना है। जैसे जो कोई जहाज़ में जाते थे ना, जो सी जर्नी करते थे, कोई जहाज़ से जर्नी करते थे, तो उन लोगों को भी ऐसी ऐसी कोई अजीब घटनाएं दिखती थी ना, तो उसका भी उसने रिकॉर्ड रख लिया था अपने पास। उनमें से एक है 1845 की घटना, मेडिटेरेनियन सी की है, जो सिसिली और माल्टा से ज़्यादा दूर भी नहीं था उस टाइम।
और ये घटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस घटना में ना जो शिप का कैप्टन है ना उसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी रिकॉर्ड करे थे। तो उस कैप्टन ने क्या देखा, चलो मैं वो बताता हूँ आपको। रिपोर्ट के हिसाब से उसने 18 जून 1845 को 9:30 PM पर विक्टोरिया नाम के जहाज़ पर, जो न्यू कासल से माल्टा जा रहा था, अब उसने लैटिट्यूड दे रखा है, लैटिट्यूड 36 डिग्री 40 मिनट 56 सेकेंड और लॉन्गिट्यूड है 13 डिग्री 44 मिनट और 36 सेकेंड। इस पर उसने जब वो जा रहा था, ख़राब मौसम भी नहीं था, इस जगह पे था वो जब उन्होंने घटना देखी। उस समय कोई ख़राब मौसम भी नहीं था, समुद्र में भी बहुत ज़्यादा शांति थी। तभी अचानक इतनी ज़ोर से हवा चली कि शिप के ऊपर से, जो रॉयल मास्ट बोलते हैं ना जिसे, जो कपड़े की चीज़ें बनी होती है, तुमने कभी पेंटिंग्स में देखा होगा, पहले जहाज उसी की वजह से चलते थे, पहले हवा की वजह से चलते थे, पहले उन्हें इधर उधर साइड करते रहते थे, पहले इंजन नहीं होते थे, तो उसे ही रॉयल मास्ट बोलते हैं। तो रॉयल मास्ट थे ना, वो कपड़े का इतना ज़्यादा तेज़ हवा चली कि उस रॉयल मास्ट ने ना जहाज़ को एक तरफ ही झुका दिया, पूरा एक तरफ पूरा झुक गया पूरा जहाज़, इतनी तेज़ हवा चल गई एकदम। और ये चीज़ ना 2 घंटे तक चलती रही। फिर तभी सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया। और तभी उन लोगों को ना बहुत गर्मी लगने लगी और उन्हें सल्फ़र की स्मेल भी आने लगी। ये उन्होंने उसमें लिख रखा है जनरल। और फिर एकदम अचानक 3 चमकने वाली चीज़ समुद्र से बाहर निकली, जो कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आधी मील की दूरी पर ही थी उनसे। और वो 10 मिनट तक उन्हें दिखती रही और फिर वो सारी चीज़ें चली गई। और यहाँ पे मैं ये भी जानना ज़रूरी है कि जो इसमें सल्फ़र की स्मेल की बात हो रही है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल की जो यूएफओ साइटिंग्स है ना, ये बाकी यूएफओ साइटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करा गया सल्फ़र की स्मेल। और चलो फिर हम उसकी दूसरी एक और घटना पे आते हैं जो समुद्र से रिलेटेड उसने कुछ बता रखी है। एक दूसरी घटना है जिसमें मार्च 22 की 1870 की, जिसमें हमें एक शिप का कैप्टन बताता है जिस शिप का नाम था द लेडी ऑफ द लेक। ये उस शिप का नाम है। उस कैप्टन का नाम था F.W. बैनर। और उसने ये घटना अपने शिप के जो शिप लॉग होता है ना उसमें लिखी थी, उसमें बताइए। मतलब ये इक्वेटर के नॉर्थ में अटलांटिक महासागर है ना, वहाँ हुई थी और बिल्कुल साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हुई थी। जब ये घटना हुई थी ना, तो शिप के हर डायरेक्शन में, चारों तरफ 1000 मील तक किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी था। तो इस घटना में हुआ ये कि जो उस जहाज़ का सेलर था ना, उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा जो बिल्कुल बादल जैसा दिखता था पर उससे बहुत अलग भी था, सर्कुलर था और 4 हिस्सों में बटा हुआ भी था। फिर उस शिप के कैप्टन ने डिस्क्राइब करके बताया, मैं वो आपको डायरेक्टली बताया था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आप खुद समझ जाना। उसने ये लिखा हुआ है, इट हैड अ सेंट्रल डिवाइडिंग शाफ्ट बिगिनिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटेंडिंग फार आउटवर्ड एंड देन अ कर्विंग बैकवर्ड। मतलब अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट था जिस पे हुक जैसा शेप की कोई चीज़ थी, और आपको जो मतलब उसका निकालना वो निकाल लेना। मैंने तो जो मुझे सही लगा वो मैंने बता दिया आपको। अब सेलर्स के हिसाब से ना वो साउथ ईस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ और होराइजन से कभी करीब करीब 20 डिग्री ऊपर था जब वो स्टार्ट हुआ था उन्हें दिखना। और वो शिप अपने उस जहाज़ के नॉर्थ, वो जो चीज़ थी ना वो उस जहाज़ के नॉर्थ ईस्ट के होराइजन तक चली गई, जो फिर और होराइजन से 18 डिग्री ऊपर तक दिखी फिर उन्हें। और वो ग्रे कलर की चीज़ भी थी और वो बादलों से काफ़ी नीचे भी उड़ रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बादल ही था, वो बादल से बहुत नीचे उड़ रहा था और ग्रे कलर का भी था वो। सेलर्स के मुताबिक वो वहाँ हवा के विपरीत उड़ रहा था, मतलब उल्टा चल रहा था वो हवा से, और उनके सामने अंधेरे में जाने से पहले कम से कम आधे घंटे तक रहा। तो ये घटना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इन सब रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद और लोगों से ये बात कहकर, ये सब एक एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत लगता है और कुछ नहीं लगता। और चार्ल्स फोर्ड ने भी यही समझा। उसने लोगों को ये बताया भी, पर उसकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं रही। उसे कम ही लोग जानते थे, पर जो भी जानते थे वो उसे बहुत समझदार बताते थे और वो लोग भी उसे अच्छी तरह फॉलो करते थे, पर वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। और शायद हमें यही प्राइस पे करना पड़ता है अगर हम अपने समय से इतने आगे हो। अगर जैसे सोचो आज भी लोग, अगर हम किसी को बताएं यूएफओ वगैरह होते हैं, ये होता है, कोई आज भी बिलीव नहीं करेगा। तो सोचो उस समय के लोगों ने कैसे बिलीव करा होगा। तो उनके मरने के 15 साल बाद ही मॉडर्न यूएफओ की, असली में जो मॉडर्न यूएफओ जानते हैं ना, मॉडर्न यूएफोलॉजी, जो यूएफओ की स्टडी है, तो वो उनके 15 साल बाद ही से ये